गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं मनोज बर्तवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर हम आपके सामने एक नया प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का प्रोडक्ट हम इंश्योरेंस के टर्म प्लान को लेंगे। इंश्योरेंस का टर्म प्लान बेसिकली एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है। ये होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एक किस काम हमारे आता है और कैसे हम इसको ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट इसके साथ राइडर्स हमें मिलते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशंस में। टर्म प्लान एक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जो कि हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। टर्म प्लान बेसिकली हमारी लाइबिलिटीज़ को कवर करता है थ्रू अ सिक्योर्ड सम एश्योर्ड। मेरी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान अगर मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, कुछ फाइनेंशियल गोल मैंने अपने लिए सेट किए हुए हैं, उसके लिए मैं टाइमली एक इन्वेस्टमेंट्स भी करता जाता हूँ। बट क्या होगा अगर मेरे को बीच में कुछ हो जाए, यानी कि हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, अगर भगवान ना करे कल मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली मेरी एब्सेंस में भी उस फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके, उसके लिए मुझे एक प्लान करना पड़ेगा। उस प्लान के दौरान मुझे इंश्योरेंस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपनी लेना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस बेसिकली मेरी लाइबिलिटीज़ को कवर करता है इन माई एब्सेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस होता क्या है, इसको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इंश्योरेंस लेता कौन है? इंश्योरेंस वही लोग लेते हैं, वही लोग प्रेफर करते हैं जिनको एक फियर ऑफ लॉस होता है, एक डर होता है कि मेरा लॉस हो जाएगा। उस लॉस को कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस टर्म डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली हम जब भी टर्म प्लान की बात अपने कस्टमर से करते हैं और लोगों से करते हैं, दो टाइप के ही आर्गुमेंट मिलते हैं। एक, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरा, मुझे इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा है। ये दोनों सेगमेंट के लोगों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहला तो ये देखते हैं कि जो लोग ये कहते हैं मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल्स लाइबिलिटीज़ को एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए। हो सकता है आज तक आपने अपने फाइनेंशियल्स प्लान को, फाइनेंशियल्स गोल को डिज़ाइन ही ना किया हो। अगर आप अपनी फैमिली में ब्रेड अर्निंग मेंबर हैं तो आपके पीछे आपकी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ ज़रूर होंगी। आप अगर महीने का कुछ भी अमाउंट, सर्टेन अमाउंट भी आप अगर एज ए रेम्युनरेशन लेते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो आपकी बिजनेस इनकम हो, चाहे अदर प्रोफेशनल इनकम हो, उस इनकम को की सर्टेनिटी बनी रहे जब तक आपकी फैमिलीज़ को सर्वाइव करने के लिए इन योर एब्सेंस भी। वो कमी कैसे पूरी होगी? वो इंश्योरेंस के थ्रू ही पूरी होगी। तो जो लोग ये कहते हैं मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, आई रिक्वेस्ट टू दोज पीपल, प्लीज़ बाय टर्म प्लान। कितना प्लान लेना है, कितना इंश्योरेंस कवरेज लेना है, कितने टर्म के लिए लेना है, ये हर इंडिविजुअल्स की अपने अपने टेलर मेड पोर्टफोलियो के थ्रू डिज़ाइन किया जा सकता है। सेकेंड कैटेगरी में हमें वो लोग बहुत मिलते हैं जो ये कहते हैं कि और मैंने ऑलरेडी एक पॉलिसीज़ ले रखी है, मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रखा है। बट क्या आप मुझे ये बताएंगे, क्या आप ये चेक करेंगे कि क्या आपने सफिशेंट इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है? इंश्योरेंस लेना एक चीज़ है, सफिशेंट इंश्योरेंस होना अलग चीज़ है। तो प्लीज़ ये चेक करना मुझे बहुत ज़रूरी है कि मेरे को सफिशेंट इंश्योरेंस कवरेज कितने की रिक्वायरमेंट है और मेरा कितना है। जो भी बीच का गैप है वो आपको इंश्योरेंस लेके ही पूरा करना है। या तो आप अपना एग्जिस्टिंग टर्म प्लान को इन्हांस कीजिए या बाय अनदर टर्म प्लान, बट उसको गैप को फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। लेट्स से मेरी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना मैं अर्न करता हूँ, बट मेरा टर्म प्लान, मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो 20 लाख की ले रखी है, 25 लाख की ले रखी है। अगर मैंने 25 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो क्या मेरे जाने के बाद ये 25 लाख सफिशेंट है मेरी फैमिली के लिए? नहीं। आप उस कैटेगरी में आ गए हैं जहां आपने इंश्योरेंस तो ले रख रखा है, आप अवेयर तो हैं बट फुली अवेयर नहीं हैं। आपको इस इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मुझे कितना इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, हाउ मच इंश्योरेंस कवरेज आई नीड। आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस लेने के लिए आप ये देखिए कि आपकी अभी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। क्या आपने होम लोन तो नहीं ले रखा? क्या आपने कार लोन तो नहीं ले रखा? अगर आपके पास कोई भी लोन की ईएमआई है तो जितना भी रीपेमेंट उसका बचा हुआ है वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी ही है जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के ऊपर आ जाएगी। तो
एक तो हमें ये चेक करना है कि मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ कितनी है, दूसरा मुझे ये चेक करना है कि मेरी फैमिली को कितने अमाउंट की मंथ ऑन मंथ बेसिस रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जो हम आज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि मुझे इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। नॉर्मली आज से 10-15 साल पहले तक लोगों को ये जनरल स्टेटमेंट हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चलती थी कि आप यू शुड हैव मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल CTC एज एन इंश्योरेंस कवरेज। आपको मिनिमम 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए आपका, ताकि आपके जाने के बाद उस अमाउंट से रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। यानी कि अगर किसी का पैकेज 10 लाख रुपए का है तो उसको मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अब होगा कैसे? 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज तो हमने ले लिया, भगवान न करे मुझे कुछ हो जाता है और मेरे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ये 1 करोड़ रुपया मेरे नॉमिनी को, मेरी फैमिली को मिल जाएगा। उस 1 करोड़ रुपए को अगर वो किसी भी सफिशेंट बैंक FDs में रख दे तो भी आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले 9-10% के इंटरेस्ट रेट ईजिली मिल जाते थे। तो उस इंटरेस्ट से भी उनका वो गैप फुलफ़िल हो जाता था। बट क्या ये 10 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज आज के दौर में, करंट सिनेरियो में सफिशिएंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैं तो 10 टाइम्स की ही कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, बट अगर वो पैसा मेरे नॉमिनी को मिल भी गया तो आज की डेट में इंटरेस्ट रेट रेगुलर फॉल करते जा रहे हैं। करंट सिनेरियो में बैंक FDs में 5.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा। तो वो 5.5% में वही 1 करोड़ रुपए में, जहाँ पहले मेरी फैमिली को 10 लाख रुपए सालाना मिल सकते थे, वहाँ आज सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गैप आ गया है। इस गैप को कवर करने के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू व्हाट वी कैन डू, हम इसमें एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम अपना सम एश्योर्ड को बढ़ा दें। यानी कि इस गैप अप को कवर करने के लिए आपको अपना सम एश्योर्ड को 15 टाइम्स ले जाना चाहिए। तो अब ये मिथ छोड़ दीजिए कि मुझे 10 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज सफिशिएंट फॉर माई फैमिली आफ्टर मी। नहीं, अब हम इसे 15% पे 15 टाइम्स पे कैलकुलेट करेंगे। 15 टाइम्स पे कैलकुलेट करने का मतलब है कि वही सज्जन जो 10 लाख रुपए सैलरी में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज पहले चलाते थे, अब उनको यही 1.5 करोड़ में चलाना पड़ेगा, 1.5 करोड़ का करना पड़ेगा। यानी कि उनके पहले ली हुई पॉलिसी में और आज के सिनेरियो में भी 50 लाख का गैप आ गया है। इस गैप को उन्हें फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस कवरेज है तो उस इंश्योरेंस कवरेज को आपका जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे माइनस कर दीजिए, और जितने भी डेफिसिट आता है उस डेफिसिट को आप एक टर्म प्लान के थ्रू कवर अप कीजिए। नॉर्मल सिनेरियो में आज की डेट में टर्म प्लान काफ़ी सस्ते हैं। आप किसी भी टर्म प्लान को, अगर 30 साल की आपकी एज है, 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के लिए सालाना आपको नॉर्मली 7,500-8 हज़ार रुपये ही देना होता है। अभी हमने बात करी कि टर्म प्लान कैसे हम अपने कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने टर्म प्लान की मुझे रिक्वायरमेंट है। बट कोई भी टर्म प्लान, कोई भी पॉलिसीज़ आप किसी भी कंपनी से लेते समय आपको उसमें ऑप्शंस मिलते हैं जिन्हें हम राइडर्स कहते हैं। राइडर्स को आप आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कोई बेस मॉडल की कार ले रहा हूँ, अगर मैंने मारुति कार ले ली है बेस मॉडल की, तो मारुति कार में अगर मुझे पावर विंडो चाहिए तो वो एक्स्ट्रा राइडर है। यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट के बिना भी मेरी गाड़ी चलती, बट मुझे सहूलियत के लिए एक एक्स्ट्रा राइडर लगा लिया तो मैंने उसको पावर विंडो ऐड कर लिया। तो इन सबको हम राइडर्स कहते हैं। यानी कि बेसिक प्लान के अंदर और सारे फीचर्स को कुछ अमाउंट दे के ऐड करा देना। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर बेसिकली आपको 3 तरीके के राइडर्स मिलते हैं। सबसे पहला राइडर जो आता है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है। यानी कि कोई भी मिस हैपनिंग अगर एक्सीडेंटल वे में हो जाए तो आपका इंश्योरेंस कवरेज डबल हो जाता है। अगर आपने सेम अमाउंट का ही, जितना का अमाउंट का इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है उतने का ही एक्सीडेंटल लेते हैं तो आपको एक्सीडेंटल राइडर के लिए बहुत नॉमिनल फ़ीस देनी होती है। उसी तरीके से क्रिटिकल इलनेस राइडर एक दूसरा राइडर है जो कि आपकी पूरे के पूरे टर्म के दौरान कोई भी क्रिटिकल इलनेस हमें हो जाती है तो उस क्रिटिकल इलनेस का भी पैसा हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आज के दौर में नॉर्मली 35 से 40 क्रिटिकल इलनेस कोई भी कंपनी इजीली कवर करती है
उसकी लिस्ट हर कंपनी की अपनी होगी। आप प्लीज़ इंश्योरेंस बाय करते समय अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहते हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस चेक कीजिए। तीसरा वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर है। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर का मतलब ये है कि कल को भगवान ना करे मेरे पॉलिसी लेने के बाद मेरे को कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मिस हैपनिंग ना हो के मैं अनेबल टू वर्क हो जाता हूँ, यानी कि मेरे कोई भी 2 लिम्स ख़राब हो जाते हैं, मेरा हाथ काम नहीं करता, मेरा पैर काम नहीं करता, तो उसको हम वेवर ऑफ प्रीमियम के थ्रू कवर कर सकते हैं। ये वेवर ऑफ प्रीमियम में अगर किसी भी कस्टमर को 2 लिम्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो हम उसको वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट देते हैं, और वेवर ऑफ प्रीमियम में उसके फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम होंगे वो प्रीमियम देने की उनको ज़रूरत नहीं है, बट उनका इंश्योरेंस एज इट इज़ चलता रहेगा सारे फीचर्स के साथ। फ्रेंड्स, टर्म प्लान को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आज मैं आपके सामने कोटक लाइफ इंश्योरेंस का ई टर्म प्लान को डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। कोटक ई टर्म प्लान को लेने के लिए मेरी मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 साल की ही होनी चाहिए। मैच्योरिटी एज इस टर्म प्लान के अंदर मिनिमम 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 75 ईयर्स की रहेगी। पॉलिसी टर्म मिनिमम इसमें 5 साल रहेगा और मैक्सिमम टर्म इसमें 75 माइनस योर एज रहेगी, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल की है तो ये पॉलिसी मैक्सिमम आप 45 साल के लिए चला सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, पहले जितने भी टर्म प्लान्स आते थे उनमें एक ही फीचर होता था कि हमें हर पॉलिसी का रेगुलर प्रीमियम पे करना होता था, यानी कि अगर 45 साल की पॉलिसी है तो मुझे 45 साल तक ही उसका प्रीमियम देना होगा। बट आज के दौर में कंपनीज ने काफ़ी सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस क्लाइंट्स के लिए ले आई हैं ताकि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी को मिनिमम रखें और मैक्सिमम बेनिफिट उसका लाइफ कवर के साथ ले। जैसे कि इसको पीपीटी कहते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म। अब यहाँ पर 2 टर्म चलेंगे, एक पॉलिसी टर्म कि मेरी पॉलिसी कितने साल तक की है और प्रीमियम पेइंग टर्म कि मुझे प्रीमियम कितने साल तक देना है। रेगुलर प्रीमियम में अगर आप जाते हैं तो आपका प्रीमियम कम रहता है, बट अगर आप पीपीटी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्लाइटली प्रीमियम बढ़ जाएगा एज पर द ऑप्शंस वी आर चूजिंग। पीपीटी टर्म से मुझे 5 साल का मैं पीपीटी टर्म ले सकता हूँ, 7 साल का, 10 साल का और 15 साल का। इन 4 साल के पीपीटी टर्म्स में मेरे लिए पॉलिसी अवेलेबल है, बट अगर मैं 5 साल का ले रहा हूँ तो मेरा मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल होना ही चाहिए। 7 साल के पीपीटी में मेरा मिनिमम पॉलिसी का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 12 साल रहेगा। 10 ईयर्स पीपीटी में मेरा मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल और 15 ईयर पीपीटी में मेरा मिनिमम पॉलिसी टर्म 20 साल रहेगा। प्रीमियम पेमेंट के बाद इसके प्रीमियम पेमेंट के मोड क्या क्या है, इसमें हम 4 तरीके के मोड हमें प्रोवाइड है। हम इसी पॉलिसी को मंथली मोड में ले सकते हैं, क्वार्टरली मोड में ले सकते हैं, ईयरली मोड में ले सकते हैं और हाफ ईयरली मोड में ले सकते हैं। कोटक टर्म प्लान बेसिकली हमें 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि मैं 3 ऑप्शंस में कोई भी एक ऑप्शंस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लिए पिक कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन इसमें लाइफ ऑप्शंस रहता है, दूसरा ऑप्शन लाइफ प्लस का रहेगा और तीसरा लाइफ सिक्योर का। अगर मैं लाइफ ऑप्शंस में जाता हूँ, लाइफ ऑप्शंस के अंदर मेरा लाइफ कवर रहेगा जो कि मुझे जितना भी मैं सम एश्योर्ड ले रहा हूँ उतना ही रहेगा। इसके साथ मुझे इसमें पे आउट ऑप्शंस, 3 पे आउट अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जो मुझे बाकी ऑप्शंस में भी मिलेंगे। ओनली डिफरेंस इन लाइफ ऑप्शन एंड लाइफ प्लस ऑप्शंस और लाइफ सिक्योर में कि लाइफ में आपका नॉर्मल लाइफ कवर रहता है। लाइफ प्लस ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जितना भी सम एश्योर्ड होगा उतना आपका एक्सीडेंटल कवर भी इनबिल्ट रहेगा और एक्सीडेंटल कवर मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ रहेगा। यानी कि अगर आपने अपना बेसिक कवर 2 करोड़ का लिया है तो इसमें आपका 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बेनिफिट भी कवर्ड रहेगा। लाइफ सिक्योर ऑप्शंस में बेसिकली हम जो भी प्रीमियम दे रहे हैं, जितने भी पॉलिसी टर्म के लिए ले रहे हैं, उसमें मेरा वेवर ऑफ प्रीमियम इनबिल्ट रहेगा। यानी कि मुझे कुछ भी पॉलिसी के दौरान हो जाता है जिसमें मिसहैपनिंग नहीं होती बट मैं एक्सीडेंटली डिसेबल हो जाता हूं, तो उस केस में मुझे आगे के प्रीमियम वेव्ड हो जाएंगे कंपनी की तरफ से।
टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी को, इस टर्म प्लान के लिए आप जो भी साल का प्रीमियम इसमें जमा कराते हैं उसका बेनिफिट आप अपने टैक्स ब्रैकेट में ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि जो भी पैसा मेरे नॉमिनी को मिलेगा वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट रहता है, उसमें कोई भी टैक्स हमें मेरे नॉमिनी को नहीं देना पड़ता है। अंडर सेक्शन 1010D ये सारा पैसा आता है। दोस्तों, इस प्लान की डिटेल जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट को भी रेफ़र कर सकते हैं। www.insurance.kotak.com में आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल मिलेगा, और नहीं तो आप अपने जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र है, आप उससे एक बार ज़रूर संपर्क कीजिए। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टर्म प्लान नहीं है तो प्लीज़ इसको आज टर्म प्लान आप लीजिए, इसका प्लान करिए। आपकी प्लानिंग में ही आपको आगे के फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी टर्म प्लान है तो आप अपना इंश्योरेंस गैप को चेक कीजिए और उस गैप को आज इमीडिएट बेसिस में ही फिल आउट करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।